बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम द रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में आ गया है। पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज हैं, गली गली नगर नगर हर जगह के ऊपर लोगों का यही मौजू बहस होता है कि ये महंगाई की लहर सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए क्यों हर महीने के बाद आ जाती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं, पिछले 75 ईयर्स में हमें आज़ाद हुए, मैं ये नहीं समझता कि कोई सुख का सांस हमारी आवाम ने लिया हो कि जो भी हुकूमत आती है वो पहले यही नारे लगाती है, उसका स्लोगन यही होता है कि हम आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम से किए हुए वादे, आवाम से की हुई वो तमाम लंबी लंबी तकारीर बिल्कुल भूल जाते हैं और उनके होश तक नहीं होता कि हमने आवाम के साथ जो वादे वईद किए थे, जिनकी बेस के ऊपर हम असम्बली में पहुँचे हैं, तो क्या हमने उनको वफा किया है या नहीं किया हुआ। आज 2 सितंबर है और आज से जब हम बात करते हैं 2023 में है और 1965 की जब हम लोग बात करते हैं तो 6 सितंबर को जब हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में बेहतरीन हमारे जो पाक आर्मी है उन्होंने ज़बरदस्त अपने मुल्क का डिफेंस किया, दिफा किया और हमारे दुश्मन को नाकों चने चुभाए। लेकिन उस वक्त जो जंग थी और आज की जो जंग है, हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे और आज भी जंग लड़ रहे हैं। उस वक्त सितंबर का महीना था और आज भी सितंबर का महीना है। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड के एतबार से जब हम देखते हैं कि उस वक्त 1965 की जो लोग थे, जो हमारी आवाम थी, तो उस जंग में फ़ौज के साथ साथ थे। अगर महाज़ जंग पे जाती थी तो आवाम अपनी जान पेश करते थे, आवाम अपना घर का सारा सामान पेश करते थे। एक तारीख़ी वाक़ा है कि लादिया के गांव में जब वहाँ पे ऐलान किया गया कि पाक आर्मी वहाँ पे आ गई है और वहाँ पे पाक आर्मी के लिए रहने के लिए और इनके रात के स्टे के लिए एहतमाम के लिए कुछ चारपाई कम हो गई हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पे कम हो गई हैं, तो वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान किया गया कि जो भी इस एरिया के मकीन हैं तो उनसे गुजारिश की जाती है कि जो जो ज़रूरी अशिया हैं वो मस्जिद तक पहुँचाएँ ताकि पाक आर्मी तक पहुँचाया जाए। तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि लोगों ने अपने घरों का सारा सामान उठा के उस एरिया में जमा किया ताकि हमारी फ़ौज हमारा दिफा कर सके, क्योंकि ये वो फ़ौज है कि जिसने दुनिया में इस चीज़ को साबित किया कि पाकिस्तान से बेहतरीन फ़ौज कहीं भी नहीं है। लेकिन उस फ़ौज की बात हो रही थी जो 1965 की बात हो रही है। और आज जब हम लोग बात करते हैं कि जो बदअमनी का दौर है, महंगाई आसमान पे है और एक गरीब आदमी जो एक वक्त का खाना खाने के लिए तरस रहा है, वो एक दिन में काम करता है, दिहाड़ी लगाता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि शाम को सुख चैन के साथ अपनी बीवी बच्चों के साथ रह के एक वक्त खाना तो खाए। लेकिन इस आवाम को एक वक्त का खाना भी सुकून के साथ मैसर नहीं है, क्योंकि जब वो दिन भर मेहनतें करता है, मजदूरी करता है, शाम को जो उसको उजरत मिलती है, अब वो परेशान हो जाता है उजरत हाथ में लेते हुए कि अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें ले जाऊँ या गैस का बिल अदा करूँ, बिल्स में बिजली का अदा करूं, पानी का बिल अदा करूं, मैं क्या क्या करूं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आम आदमी की दस्तरस में हो। तमाम की तमाम चीज़ें एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। इसका ये मतलब है कि हमारा जो निज़ाम है, जो हमारे गवर्नेंस है, इसमें खामियां हैं। कुछ ऐसे हमने मायदे किए हैं कि जो हमने अपने इंटरेस्ट में आके तो मायदे कर लिए हैं, लेकिन हम अपने 5 साल 3 साल 2 साल गुजार के तो चले जाते हैं। उसके बाद वो जो मायदों का जो सेटबैक होता है, जो उसके बैड इफेक्ट होते हैं, वो हमारी आवाम को भुगतने पड़ते हैं, जिसकी लपेट में आज पूरे के पूरे पाकिस्तान आया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली हो गई या लोअर क्लास फैमिली हो गई, उसके लिए जीना बिल्कुल महाल है। वो ये सोच रहे हैं कि हम किस अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे बेहतर तो हमसे पहले वो लोग थे जो 65 के लोग थे, जिनके पास बजा चाहे कि इतनी सहूलियात नहीं थी, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो सुख चैन की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आराम के साथ अपने घरों में बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। उस वक्त 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे का दौर होता था और तमाम चीज़ें मैसर होती थी। लेकिन आज पैसे यहाँ पे हैं, लेकिन पैसों की मतलब जो मालियत इस कदर कम कर दी गई है, वैल्यू इस कदर कम कर दी गई है कि आप ढेर सारे पैसे लेके जाते हैं और जब आपने घर पहुँचते हैं तो वो जो सामान आप लाते हैं वो मुट्ठी में आप एक शॉपिंग बैग पकड़ के ला रहे होते हैं। तो ये हम इससे पहले मिसाल दिया करते थे अफगानिस्तान की कि उन लोगों की करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है, लेकिन आज हम वही जो हालात हमारे पाकिस्तान के भी हो चुके हैं। तो जनाब, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में महंगाई की लहर में जो हमारे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका सबसे पहले तारफ़ कराता चलूँ। मेरे इमराज जनाब फ़र्रुख शिराज साहब हैं, CEO ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ और
इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, CEO भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़नेस कमेटी को लीड करते हैं। हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब। हम आपको वेलकम कहते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक राजपूत झिराल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और एनालिस्ट भी हैं। बेहतरीन अंदाज से माशाल्लाह उनका तज्ज़िया भी होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स के ऊपर इनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं और अपने तज्ज़िये की बदौलत बहुत ही मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी एजाज साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ़रक शिराज साहब से। फ़रक शिराज साहब, बताइए कि इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी की ज़िंदगी तो अजीरन है ही है, तो क्या उस आदमी को सुख चैन की ज़िंदगी गुजारने के लिए हुकूमत से क्या क्या उम्मीदें लगानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब फॉर गिविंग मी दिस चांस कि हम यहाँ पे आके अपनी आवाम का जो दुख दर्द है उसको बांट सकें। इसमें दो चार जो चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ उनको डिस्कस करना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस चीज़ को एनालाइज करने की सख्त ज़रूरत है कि आज अगर हम इस गर्दाब में फंसे हैं तो इसकी रीज़न क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री में लेके चलूँ, आज तक बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, बहुत सारे जो हैं मुआहदे हुए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मुआहदे आवाम की फलाह बहबूद के लिए होने चाहिए थे शायद उनमें कमी है, वो नहीं हो सके। अगर मैं बात करूं महंगाई की, महंगाई हमेशा हम लोग कहते हैं जी महंगाई है, लेकिन सवाल ये है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात क्या उठाए गए। ऐसा कुछ आपको नज़र आता है तो आप मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमेशा हमारा बिज़नेस जो है उतार चढ़ाव का जो है उसको सामना रहा है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें बाकायदा प्लानिंग जो है वो नहीं होती है। इसके ऊपर डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें जी, आज की आम आवाम जो है, आजकल आपका जो मज़दूर तबका है, जिसे हम खते कहते हैं गुर्बत से नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है? उनकी ज़रूरत है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बच्चों की फ़ीसें हैं, उनके दूध हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक रियासत माँ का किरदार अदा करती है। तो क्या हमें देखने की ज़रूरत है कि ये रियासत जो है वाकई माँ का किरदार अदा कर रही है? हमें उम्मीद है कि हमारी रियासत जो है इन चीज़ों के ऊपर वो ज़रूर जो है वो सोचेगी, इस चीज़ के ऊपर अमल करेगी। खुदारा महंगाई है, हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसका तदारुक करने की ज़रूरत है। लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने की ज़रूरत है। आज इस महंगाई के दौर में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सही, अपने बच्चे बेच रहे हैं, उनके कारोबार बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस चीज़ को कंट्रोल किस तरह से किया जाए, प्लानिंग की जाए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए। आप अपनी आवाम को महंगाई से बचाना चाहते हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें तो इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। बिजली महंगी है, आप उसको नहीं सस्ता कर सकते, ऑल्टरनेटिव पे आ जाएं। आपके पास बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे आप बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोलर के ऊपर आ सकते हैं। इस तरह से उसको मैनेज करें, इस तरह से उसको सस्ता करें, इस तरह से पहुंच में लेके आएँ आवाम की कि आवाम एटलीस्ट उनसे फ़ायदा उठा सके। आते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, लोगों की ज़रूरत है, खाना खाना है, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं। आप मुझे बताइए या कोई और कम्युनिटी वाला बंदा मुझे बता दे कि कितने के लोग उससे बेनिफिट उठाते हैं। क्या वो हमारी आवाम की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत है। और ये बात ज़बरदस्त अंदाज से शिराज साहब ने एक्सप्लेन की कि महंगाई तो है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई मेजर्स भी तो होना चाहिए, कोई रेमेडीज़ भी तो होना चाहिए। सारे लोग इसी का रोना रो रहे हैं कि भाई महंगाई को कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं वो हमने उठाने हैं, हमारी गवर्नमेंट ने उठाने हैं या किसी ने उठाने हैं। तो ये चीज़ तय पाई है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे ज़िम्मेदारान ने, हमारे इदारों ने ये स्टेप्स उठाने हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम इस दलदल से निकल सके। हम बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं तारिक राजपूत झिराल साहब। जानना चाहेंगे कि आज 2 सितंबर को एक धरना भी कॉल किया गया है कि महंगाई मार्च के एतबार से हमारे जमात इस्लामी की क़यादत में लोग बाहर निकल रहे हैं। उनका मोटिव भी यही है कि जो जमातें इससे पहले आई थी कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए, और वही इक़्तिदार में हैं, जब वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने पहली जमातों से ज़्यादा महंगाई कर दी।
तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया जी जाज साहब। और सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करूँगा कि आपके प्रोग्राम में हमेशा आवाम की दर्द की बात होती है, आवाम के मसाइल की बात होती है। आज तो बदकिस्मती के साथ अभी ऑर्डर एक पास किया गया जिसमें ये हुक्म दिया गया तमाम चैनल्स के ऊपर कि आपने जो बिजली के हवाले से जो होना है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको आपने मेन हेडलाइन में वो जो है उनको शो नहीं करना है। तो आप इस प्रोग्राम का खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, आ जाएँ आप आवाम के हवाले से। आपने आज का जो प्रोग्राम रखा है वो आपने बिजली के ऊपर बात करनी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर आप खुल के बात करेंगे। मैं बिल्कुल बात करूंगा और मैं बात करता भी हूं। अगर ये कोई कहे कि अब मैं जो है कबूतर से जो है वो टोपी में से कबूतर निकाल के दिखाऊं, तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, पहली बात तो ये आवाम, जिस तरह आपने कहा कि आवाम जो है आज जो महंगाई के दलदल के अंदर, मसाइल के दलदल में जो फंस चुकी है, पहली बात तो ये आज हमने ये देखना है कि बाहैसियत आवाम हम आवाम हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की जमात इस्लामी के हवाले से। आज ने 2 सितंबर की आपने बात की, आए मेरे साथ शहर में चलें। आज तबकियाती तौर पर ताजर तबका जो है वो आपस में बटा हुआ है। कल से ये डिबेट चल रही है, एक शख्स ये कह रहे हैं कि हमारा हड़ताल करना बनता है या नहीं बनता है। देखिए, जहां पर हम तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, पहले तो हमने पहले भी जिक्र किया, पहले भी मैंने ये आपको कहा कि सबसे पहले तो आज हमने अवाम बनना है। क्या पता आज इस नाजुक मोड़ के ऊपर हम खड़े हैं जहां पर हुक्मरानों ने हमें लाकर खड़ा कर दिया। जिस बात की मेरे साथ जो भाई बैठे हुए उन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की रियासत के हवाले से। रियासत की जिम्मेदारी थी ना सेहत के हवाले से, रियासत की जिम्मेदारी थी रोटी के हवाले से, रियासत की जिम्मेदारी थी प्रोटेक्शन के हवाले से, रियासत की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी के हवाले से। आज इस 75 साल हो गए इस मुल्क पाकिस्तान को बने हुए। मुझे आज आप बताइए ना, आपने बात की इंट्रो में कि अवाम ने एक लम्हा भी सुख का सांस लिया, अवाम ने एक दफा भी रोटी से हट कर किसी और हवाले से, कोई अचीवमेंट के हवाले से सोचा? आज तो माशी तौर पर हम इस दलदल में फंस चुके हैं। अब जिम्मेदार कौन है ये सबको पता है। आज जो लोग थे यहां से वो अपने मुल्क में जो है वो तशरीफ लेके जा चुके हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब वो वापस कब इस मुल्क में छुट्टियां गुजारने आएंगे। क्या बहैसियत अवाम हमने अब सोचना नहीं है? हमने अब मुआसबा नहीं करना उन लोगों का जिन लोगों ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। इस मुल्क के अंदर वसाइल की कमी नहीं थी प्रोफेसर साहब। इस मुल्क के अंदर जो है लोगों के अंदर जो है, जो उनके अंदर जो इंटेलिजेंट जो लोग थे उनकी कमी नहीं थी। आज आपका ज़हीन जो आदमी है, ज़हीन जो माइंड है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इस मुल्क को छोड़ के क्यों जा रहा है? कौन अपने घर को छोड़ के जाता है? सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। और लूटा किसने गया? जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया। आज हमने सोचना है इस दलदल से निकलने के लिए। महंगाई मसला नहीं है, आपका असल इशू ये है कि जो लोग, आप जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं वो इस काबिल हैं कि आपको इस दलदल से निकाल सके। और मेरा ये जवाब होगा कि नहीं, बदकिस्मती के साथ वो उन लोगों के अंदर ऐसा कैलिबर नहीं है कि वो लोग आपको इस दलदल से निकाल सकते। हाल ही में मैं पढ़ रहा था, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका आइन जो है रिटर्न नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है वो रिटर्न है। हम 1973 के आइन की बात करते हैं। आप लोगों की वजह से, जो माशाल्लाह इस माशरे के बाकिरदार लोग हैं, लोगों को शऊर आ चुका है। आइन के अंदर हर चीज़ रिटर्न है। लेकिन आज बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है आप इलेक्शन करवाएं। क्या इलेक्शन हो गए? सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देती है, आया उसके मुताबिक अमल दरामद हो चुका है? इस टाइम तो आपके मुल्क के अंदर जंगल का कानून है। और मैं तो, मुझे डर इस चीज़ का, जिस तरह बात की कि हम सुनते आ रहे हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाजुक तरीन मोड़ से गुजरा है। मैं तो कह रहा हूं नाजुक तरीन मोड़ से भी आगे बढ़कर अब हम बंद गली के अंदर आ गए हैं। अब हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है। अब अवाम ने ये फैसला करना है कि हमने तमाम मसाइल को से किस तरह निकलना है, किस समत में जाना है। और एक चीज़ में भी यहाँ पे अपने सामने ऐड करता चलूँ, जो लोग पाकिस्तान में हुकूमत करने के बाद यहाँ से बाहर चले जाते हैं, एक चीज़ की मुझे इसकी समझ नहीं आती शिराज़ा, ये लोग बाहर क्यों चले जाते हैं। और दूसरी बात है, बाहर जाके हमारे जो XPM साहब हैं, उनसे कल एक आदमी ने पूछा कि पाकिस्तान के बारे में, वहाँ पे आपने गवर्नमेंट की है, वहाँ पे आजकल महंगाई की लहर है, लोग वहाँ पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और आप यहाँ पे ऐशी कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे जो PM साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मोहतरम, कि भाई मैं यहाँ पे लंदन में हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकता। अपने असल मुल्क में वापस चले। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि ऐसे लोगों के ऊपर मैं और क्या कहूँ कि इन्हीं लोगों को हम इलेक्ट करते हैं और ये लोग पाकिस्तान के पैसा यहाँ पे लौटते हैं। लौटने के बाद जब ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके जाके पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करें, वहाँ जाके ये पाकिस्तान के बारे में बात करना भी गवारा नहीं करते। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल एजाज साहब, ये एक बदकिस्मती है कि हमारा जो इस वक्त टेन्योर चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है, उसमें इस तरह की चीज़ें हमें फेस करना पड़ती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हुक्मरान तबका है उसको पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के अंदर रहना चाहिए। अपनी आवाम के अंदर जाएं, घुलें मिलें, उनसे मसाइल पूछें, आपको लग समझ जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त चल कैसे रहा। आप एक आम आदमी की बात करें ना, आप यकीन माने मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको कोट कर सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत बड़े इशू की बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। हर बंदे की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। एक बंदा है
जिसकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपया, उसको बिजली का बिल आ जाता है 35,000 रुपया। अब मुझे बताएं कि वो बंदा कैसे जो है इसको अदा करेगा। मैं बिल की बात कर रहा हूं, मैं ये अपने साथ एक बिल लेके आया हूं। इसके अंदर आप देखें कि इसमें पता नहीं कौन कौन से टैक्स शामिल किए हुए हैं। आज तक हमें यही नहीं पता कि भाईजान हम कौन कौन सी चीज़ों के टैक्स दे रहे हैं। मैं आपको छोटी सी डिटेल पढ़ के बताता हूँ। इसमें यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है जी, आपने यूनिट कंज्यूम कर लिए, वो आपने इसके देने ही देना है बिल। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज, TR सरचार्ज, डिफरेंशियल अमाउंट, उसके बाद आते हैं जी ED, TV फीस, GST, इनकम टैक्स। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई सर, आप देखते जाइए। इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, NJ सरचार्ज, सेल्स टैक्स, GST ऑन FPA, IT ऑन FPA, ED ऑन FPA, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA, फर्दर टैक्स ऑन FPA, सेल्स टैक्स ऑन FPA। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई सर। अच्छा, मजीद चलते हैं आगे। इसमें मजीद क्या होता है, ये सारी चीजें आपने डाल दी, बिल आपने बना दिया, उसके बाद फिर जाके आप जी बिल की एडजस्टमेंट भी डाल रहे हैं, बिल एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आपका जाके टोटल FPA भी आता है, ये जी आपका टैक्स है। और उसके ऊपर अगर आप ड्यू डेट के अंदर नहीं जमा करवाते तो आपको सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज लगेगा। और गोया कि ये ऐसा बिल दिया गया है कि अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो फिर आपने यहाँ पे ये हमारे सारे टैक्स देने हैं। आपने सारे टैक्स उठा के यहाँ पे रख दिए। कंजम्पशन की बात हमारे समझ में आ रही है, लेकिन बाकी चीज़ें इसमें जो आपने ऐड की हैं आप भी होश के नाखून लें। और मैं ये समझता हूँ कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डालें। टेलीविजन, बहुत सी ऐसी यहाँ पे कम्युनिटी है कि जिनके एक्सेस में नहीं है टेलीविजन, वो किस चीज़ का यहाँ पे आपको टैक्स देंगे। फिर जो आपको यहाँ पे GST लगाया है, बाकी जो आपने यहाँ पे टैक्सेस ऐड की हैं, फिर बाकी टैक्सेस की भी समझ आ रही है। लेकिन जो आपने यहाँ पे फर्दर टैक्स लगाए हैं, किस चीज़ के फर्दर टैक्सेशन, उस चीज़ की यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो, को हाईलाइटिंग हो कि भाई यहाँ पे इस चीज़ की मद में आपने ये वाला टैक्स देना है। अब फर्दर टैक्स की आपने यहाँ पे रख दिया। फर्दर टैक्स किस चीज़ की मदद में आता है? सिर्फ फर्दर चीज़ में क्या चीज़ शामिल है? जी फर्दर टैक्स की ही बात नहीं। देखें, इसमें मुझे समझ नहीं आती ये कौन से टैक्सेस। या तो हमें समझा दें कि भाई ये वाले टैक्सेस हैं, हमें भी पता हो, हमने पे करने हैं। ये एक्स्ट्रा टैक्स कौन सा टैक्स है, ये फर्दर टैक्स कौन सा टैक्स है। अब बिजली के ऊपर GST लग रहे हैं, ठीक है, अंदाजा कर। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताऊं, TV टैक्स इसमें शामिल है। आपकी मस्जिदों के बिल जा रहे हैं, उसमें कौन सा TV लगा हुआ? वहाँ पे कौन सा TV है? आपकी कब्रिस्तानों में जो है ना वो बिल लगे हुए हैं, मतलब मीटर लगे हुए हैं, जहाँ पे वो बिजली चलती है वहां पे TV टैक्स जा रहा है। मतलब मुर्दे उठ के जनाब वहां पे वो TV देखते हैं। मतलब ये ज्यादती है, इसको देखने की जरूरत है, अशद तरीन जरूरत है इन चीजों के ऊपर देखने की। देखें, आपको जो चीजें आप हमें प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसका हमसे आप बिल चार्ज करें। हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं, हम बिल देने को तैयार हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बोझ ना डालें हमारे ऊपर। आप लोगों से ये गुजारिश है, जितने भी इस वक्त पावर में लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, उन सब से गुजारिश है कि अपनी आवाम का ख्याल करें। अगर आपकी आवाम बचेगी तो आप जो है आगे मुल्क चला सकेंगे, क्योंकि कोई भी मुल्क चलता है वो अपनी आवाम के सर पे चलता है। आपका जो टैलेंट है, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने भी बोला, आपका जो टैलेंट है वो ब्लीड हो रहा है, आपका टैलेंट बाहर जा रहा है। आपकी क्रीम उठ के बाहर चली जाएगी, वो क्या करेगी, वो जाके उन मुल्कों को सर्व करेगी जो मुल्क तरक्की कर जाएंगे। आपके पीछे रह क्या जाएगा? मजदूर तबका आपके पास रह जाएगा। आप मजदूर तबके के सर के ऊपर तरक्की कर जाएंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आपको लेबर की जरूरत होती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेबर को भी डिवाइड करें दो हिस्सों में, कंस्ट्रक्शन की लेबर हो सकती है, एग्रीकल्चर की लेबर हो सकती है, इनमें डिवाइड करें, इनको काम दें। इसके अलावा आप अपना जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करें, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप इस तरह की प्लानिंग करें कि आने वाले 100 साल के लिए आपके पास टैलेंट मौजूद हो। लेकिन आपके पास टैलेंट मौजूद नहीं है, आपका टैलेंट ब्लीड हो रहा है। इसको इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस चीज़ को रोका जाए, अपने इस टैलेंट को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हमारे हुक्मरान इस मुल्क में रह के अपनी आवाम के अंदर घुले मिलेंगे और इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और जब आवाम जगह तरक्की वही कामें करती हैं कि जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने की जो बिल्स वगैरह होते हैं, बाकी जो ऐसा चीज़ें होती हैं, इनसे बाला तरह के वो सोचते हैं।
उसके बाद जब इनके दिमाग में वो चीज़ आती है कि भाई अब हम मेंटली तौर पर रिलैक्सड हैं, अब हम अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचें, इन्वेंशंस के बारे में सोचें। हमारे बच्चे हैं वो मोस्टली स्कूल्स में, मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने ये देखा कि भाई अब यहाँ पे ज़िंदगी गुजारा मुश्किल हो गई है, उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा दिया है, उन्होंने को भी कुछ छोटी छोटी जॉब्स के पे लगा दिया है ताकि 5-6 हज़ार रुपये 2-3 हज़ार रुपये डेली बेसिस के ऊपर एक बच्चा अगर लाएगा भी, इट मीन्स कि वो उनके घर का निज़ाम चल पाएगा। तो कहने की बात है जब आपके बच्चों में एजुकेशन नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, फिर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कामी इदारा शुमारियात PBS के मुताबिक सितंबर तक जो अमूमी प्राइस इंडेक्स जो इससे पहले रहा है, जनवरी में ये तकरीबन 26.5% तक पिछले साल की निस्बत महंगाई हुई थी, लेकिन अभी सितंबर में जो 26.5 से बढ़ के यहाँ पे 39.5 तक आपकी महंगाई का रेशो इंक्रीज़ कर गया है। इट मीन्स कि जो आपने पूरे एक साल में महंगाई की थी उससे डबल महंगाई आपकी जो 9 मंथ्स गुजरे हैं इनमें आपने महंगाई कर दी है। अब मुझे ये बताएं कि जब भी हम किसी कहीं भी ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, चाहे 2 दिन के बाद जाएं, 5 दिन के बाद जाएं या 3 दिन के बाद जाएं, तो प्राइसेस जो होती हैं वो पहले की निस्बत इंक्रीज़ हो रही होती हैं। जब भी किसी से बात की जाएगी ये प्राइसेस यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, तो हमें समझ नहीं आती ये वाली प्राइसेस कौन कंट्रोल करता है। आपके पेट्रोल में डे बाई डे जो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, अगर पेट्रोल में 20 रुपये पर लीटर के एतबार से वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसी एतबार से आपकी महंगाई में मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी जो प्राइसेस होंगी उसके तक 50% के एतबार से वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, हर कोई अपनी अपनी अंदाज के मुताबिक उसने अपनी कीमतें राज की हुई हैं। इन कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा, इन कीमतों को कौन देख रहा है, हमारे जो इदारे हैं वो कहाँ पे हैं, जो हमारी प्राइस कंट्रोल यूनिट्स जो यहाँ पे इस मुल्क में हर शहर में काम कर रही हैं वो कहाँ पे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए तारिक राजपूत जलाल साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या कोई इस महंगाई को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म है, कोई गवर्निंग बॉडी आपको दिखाई दे रही है? हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से जब हम बात करते हैं, जस्टिस फॉर ऑल के हवाले से बात करते हैं, और एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की तालीम के हवाले से। हालिया एक रिपोर्ट में मैं आलमी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान उसने एक 189 कंट्रीज़ की जो है वो एजुकेशन के हवाले से जो है वो लिस्ट जारी की है, और आपको पहला नंबर जो है इसमें जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, दैन इस तरह पहले 50 नंबरों पे कोई इस्लामी मुल्क नहीं, और पाकिस्तान का जो नंबर है वो 189 नंबर है। तालीम जिसका हमें हमारा मजहब भी हुक्म देता है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो, खा तुम्हें उसके लिए चीन भी जाना पड़े, उस तालीम की बात हो रही है। आज जिन अक़वाम ने दुनिया के अंदर तरक्की की है, जिन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की हैं, तो उनका जो आप तालीम का जो रेशो है वो देख लें और अपना आप जो है वो रेशो देख लें। और इसमें एक और बात आपके नाज़रीन के लिए और आपके लिए, देखें आज जो तालीम का जो स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें हम SLO के हवाले से बात करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हवाले से बात करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वही रटा सिस्टम पे चलता जा रहा है। आज देखें हमने जो है वो बच्चों को जो है वो किताब जो है, बुक्स जो है, उनके बोझ के नीचे दब दिया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यही जो प्रोजेक्ट जब तैयार होती है, हमारा बच्चा जब तैयार होता है यहाँ पर जो हाई लेवल पर जब तालीम हासिल करता है, लेकिन अब ये देखना है आया वो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कितना एक फिट होता है, जाके वहाँ पर तो मिसफिट हो जाता है। आज जितने भी आपके इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, देखें बायसियत कौम हम बात कर रहे हैं ना, इससे मिलकर हमने निकलना है, लेकिन हम ये भी तो देखना है कि हमारे अंदर क्या फलाज हैं, क्या कला है, उसको भी तो पूरा करना है। एजुकेशन के हवाले से देख लें, मैंने बात की हम कहां पर खड़े हैं, इस तरह जो आपने खूबसूरत बात की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से। आज आप चले ना, बात यह है कि यहां पर जो है प्राइस जो है आपने बात की दिनों की, मैं तो ये कहता हूं कि मिनटों के अंदर बढ़ी है। आप एक चीज लेकर आए, देन आप दोबारा जाएंगे, हो सकता है कि आपने वो चाय का कप 50 का पिया, अगर आप दोबारा जाके पूछेंगे तो क्या जी 55 रुपीज का हो गया। असल में जो मामला ये है प्रोफेसर साहब, फिर मैं वही गुजारिश करूंगा, मसला मसाइल नहीं है, मसाइल से निकलने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए लोग भी मौजूद हैं, सिंसियरिटी भी मौजूद है। आज जिस मुल्क के अंदर जो है वो 22% जो है शरह सूद हो, और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में ये 25% चली जाए, वो शरह सूद के हवाले से जिसमें आपका कुरान फरमा रहा है, जिसमें आपका अल्लाह फरमा रहा है कि उस शख्स के साथ मेरी जो है वो लड़ाई है, आप सल्लम ये फरमा रहे हैं, जहां पर शरह सूद के हवाले से मामला यहाँ न्याय तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर अखलाकी तौर पर हम पस्ती में गिर चुके हैं, हम हर हवाले से पस्ती में गिर चुके हैं, तो हमने बैसियत कौम इससे हम उठना है और हम उठ सकते हैं। हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, लेकिन वही मामला वही मैं फिर वही बात कहूंगा, परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी यहां पर मौजूद हैं। अगर आपका जहन पॉजिटिव है तो आपको हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी, लेकिन अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है, आपने बात की शहबाज, मैं निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करता हूं, जब उनसे उस दिन सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सीनियर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, मसाइल ही कोई नहीं है, ये तो मसाइल बढ़ा के पेश किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, देखें लोग किस तरह खुदकुशियां कर रहे हैं, आप आए लोग देखें किस तरह लोग जेवरात बेच के जो बिल अदा कर रहे हैं, आप आए देखें लोग अपनी
ज़रूरियात ज़िंदगी को किस तरह पूरा कर रहे हैं। आटा देखें कहाँ पे चला गया, चीनी देखें आप कहाँ पे चली गई। लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कहाँ से कहाँ चलेंगे, डरे उस वक्त से कि जब लोगों का हाथ और आपका गिरेबान हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा बंदा जो है वो अच्छा, जिस तरह मेरे जो दोस्त यहाँ पर फ़र्क शराज साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह वेल जो है वो सेटल आदमी है, वेल ड्रेस्ड आदमी है। इस तरह का बंदा जब बाहर निकलेगा तो लोग, ये हो सकता है कि उसको खुदा ना खास्ता देखें जिसके घर में बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, जिसके घर में बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं, तो उसने तो फिर ये नहीं देखना जो माशी परेशानी होती है, उसके बाद तमाम चीज़ें वहाँ से शुरू होते हैं। आज अगयार ने, जिस तरह आपने बात की, आपने प्री प्लान्ड एक महंगाई के हवाले से बात की, कोई शक नहीं है कि चीज़ें हमें जो है देखें। अब जो वो लड़ाई थी, जिस आपने 6 सितंबर के हवाले से बात की, जज्बे के हवाले से बात की, प्रोफेसर साहब, इंसान के पेट में कोई चीज़ होगी, उसके बच्चे जो है घर में अगर उसको भूख नहीं होगी तो फिर वो जाके माजों पे लड़ेगा ना, फिर वो जाके कोई और एक्टिविटीज़ करेगा। अभी अगर आप देखें तो मैं पढ़ा था 50% आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ख़ास सियासी हैं, वो ख़ास समाजी हैं, वो ख़ास मजहबी हैं, वो कम हो चुकी हैं क्योंकि लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो डेथ हो चुकी है। आज क्राइम रेशो रावलपिंडी के अंदर, मैं अगर आपको बताऊँ तो रावलपिंडी के अंदर जो क्राइम रेशो है इस टाइम, मोबाइल स्नैचिंग से लेकर, चोरी से लेकर, डकैती से लेकर आप देख लेना, हर रोज़ फुटी जाती हैं लोगों के साथ, औरतों के साथ। लोग क्या करें जी, लोग कहां पर जाएं, लोग किसको देखें, संत में जाएं। और क्योंकि वॉइस ऑफ पाकिस्तान का टाइम, मैं ये समझता हूं कि अभी एक ज़बरदस्त किस्म के जोबन पे हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जो ऐसी हाईलाइट्स हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे माशी मसाइल हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो आवाम नास अभी सफ़र कर रही है। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रही है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़र्क शराज साहब से पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वाम वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रोज़ न्यूज़ टेलीविजन इस्लामाबाद के स्टूडियो से। हम जब ब्रेक पे गए तो ब्रेक में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान के अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को मादनियात से, अपने कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है, लेकिन रब करीम ने इस पाकिस्तान की आवाम को बेहतरीन जहानत भी अता की है। रब करीम ने बहुत इंटेलिजेंट किस्म के लोग यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस पाक सरज़मीन को अता फरमाए हैं। लेकिन जब जहाँ पे बात आती है कि इन तमाम मादनी वसाइल को, कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने की, वहाँ पे हमारा फेलियर है। वहाँ हम बेहतरीन तरीके से इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब ये जो महंगाई की जो एक लहर हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में आई है, इसका जो मेन जो मकसद या इसका जो मेन जो वजह वो यही है कि हमने बेहतरीन तरीके से अपने मादनी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। हम जो हमारे पास जो क्रीम थे, जो पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे थे, जो हमारी यूथ थी, हमने उनको यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया। वही बच्चे, वही बच्चियाँ जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके वहाँ जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ का नाम रोशन कर रहे हैं। चे जाए कि हम एक ऐसा मुल्क हैं दुनिया का कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, उनको वेल एजुकेटेड करते हैं, और जब वो पढ़ लिख के इस मुल्क की खिदमत के लिए वो एक बेहतरीन जज्बा लेके जब वो बाहर आते हैं, हम उनको कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने के बाद ये एक ऐसी सतम ज़रीफ़ी है कि जिसका इदराक कोई भी नहीं कर सकता। और वो बच्चे फिर यहाँ जब मायूस होकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर हमारा मुल्क दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ ही जाएगा। फ़ारूक हबीब साहब की तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अभी जो बिज़नेस की जो पोजीशन है, क्योंकि आपका रियल एस्टेट से कंसर्न है, तो रियल एस्टेट का बिज़नेस के एतबार से जब हम बातचीत करते हैं तो उसके बारे में आता है कि भाई ये एक ऐसा बिज़नेस है जो सदाबहार बिज़नेस होता है। आजकल रियल एस्टेट का बिज़नेस कैसा है, और पाकिस्तान की जो आवाम है, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो जगह जगह के ऊपर वहाँ पे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको यही चाहत है अब पाकिस्तानी की कि वो अपने पैसे के अच्छी से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका पैसा भी सेव हो जाए और साथ साथ उनका अच्छा रिटर्न भी मिले। तो क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तान के बिज़नेस जो अभी फ्लॉस है उसके बारे में? जी बिल्कुल एजाज साहब, इसके ऊपर मैं बिल्कुल तफसील के साथ बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट एजेंसी से है जी। मतलब जो हमारी मार्केट है, ख़ास तौर पे मैं अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करूँ जी, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई इंडस्ट्री तो है कोई नहीं। आपके पास अगर कोई चीज़ चल रही है या जिसका कोई बिजनेस हो रहा है तो वो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अशद ज़रूरत है, तमाम जो भी हुक्मरान तबका है उनको सपोर्ट करना चाहिए इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री जो है आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यकीन माने कि इसके ऊपर अगर आप फोकस करें, किसी के साथ सुतेलों वाला सलूक ना करें, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोलूँगा, आप हर बिजनेस को सपोर्ट करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी एक बिजनेस है, आप इसको भी सपोर्ट करें। जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे ना तो आपके मुल्क में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है
तो वो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आती है। क्योंकि लोग बाहर जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ पे अपने घर बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पे आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, जब ये दो चीज़ें मिल जाएंगी, जब ये चीज़ें आप उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, आप उनको आसानी फराहम करेंगे, तो ये आपके लिए फॉरेन रेमिटेंस का बायस बनेगी। सही। आपके लिए रिजर्व्स इकट्ठे होंगे, जिसके लिए हम लोग बार बार जो है ये IMF के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जाते हैं। इनमें खातर खा आपको कमी नजर आएगी अगर इन चीज़ों को हम फोकस में रखेंगे तो। सही। अपने जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको अपना समझें, वो आपके हैं, वो आपके बहन भाई हैं, वो आप ही लोगों में से हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं। उनको इज्जत दें, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक सितम ज़रीफ़ी मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ हो रही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछले दिनों में एक प्लॉट जो है उसकी ट्रांसफ़र करवाई। आपको इसका मैं प्रोसेस बताना चाहता हूँ। प्रोसेस ये है जनाब कि जब आपने कोई प्लॉट, मैं अपने ऑडियंस के लिए एक दफ़ा बता दूं कि ये प्लॉट की बात हो रही है, फाइल की बात नहीं हो रही है। जितने भी ये टैक्सेस मैं गिनवाने जा रहा हूं ये उन प्लॉट्स के ऊपर होंगे जो पोजेशनेबल प्लॉट होते हैं, जो कब्जे वाले प्लॉट होते हैं। जो फाइल्स होती हैं उनके ऊपर ये वाले टैक्सेस लागू नहीं होते। मैं गया जी एक प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के लिए। उस प्लॉट में क्या है जी कि 5 मरला का एक प्लॉट है। उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जी आपने कंपनी जो भी सोसाइटी है उसकी फ़ीस देनी है। आपने उसके बाद उसका NDC जो है वो अप्लाई करना है। फिर आपने उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस देने हैं। टैक्सेस क्या देने हैं जी? स्टैंप ड्यूटी देनी है आपने, TMA का टैक्स देना है, फिर आपने एडवांस टैक्स देना है 236C और 236K। ये 2 टैक्सेस हैं। एक परचेजर देता है, एक जो है वो सेलर देता है। मतलब एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर इतने सारे टैक्सेस हैं। ठीक है। अब 5 मरला की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के ऊपर कैन यू इमेजिन कि कितना टैक्स देना पड़ा? 5.5 लाख रुपया। 5 मरला की प्रॉपर्टी है, 5.5 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स लगा है। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर जब आप इसकी ट्रांसफर के लिए जाते हैं, आपको ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि जी आपने 7E जो है वो आपने फिल किया हुआ है। अगर आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर 7E नहीं है, उस प्रॉपर्टी का उसमें जिक्र नहीं है, आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। तो जितने नॉन फाइलर्स हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या कानून है, उनके लिए क्या प्रोसेस है, मुझे नहीं पता। ये गवर्नमेंट बेहतर जानती है। अगर कोई बंदा जो मतलब रेलेवेंट डिपार्टमेंट है अगर इसका हमें जवाब दे दे तो चले हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी कि 7E इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका प्रोसेस मौजूद नहीं है। अब मैं एक बात करता हूँ कि मैंने 7E का अगर मैंने NOC देना है FBR से लेके, उसका प्रोसेस ही मौजूद नहीं है। इम्प्लीमेंट हो चुका है, प्रोसेस मौजूद नहीं है, ट्रांसफ़र फंसी हुई है आपकी। ऑन टॉप ऑफ इट अगली बात बताता हूँ, FBR की फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू जो है मुझे नहीं पता वो किस तरह से बनाई गई है। उसी 5 मरला प्लॉट की मैं बात करूं, 84 लाख रुपया उसकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू रखी गई है। जबकि वो प्लॉट कितने का बिक रहा है? 37 लाख रुपए का। 84 लाख रुपए के हिसाब से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी असल वैल्यू कितनी है? 37 लाख रुपया। जो बंदा 37 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहा है उसमें से वो 5 लाख रुपए आपका टैक्स दे के जा रहा है। वो घर क्या लेके जा रहा है? घर क्या लेके जा रहा है? तो मतलब ये है जी कि चीज़ों को आसानी की तरफ लेके जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप रेवेन्यू इकट्ठा ना करें। रेवेन्यू इकट्ठा करने के और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। रेवेन्यू के मैंने आपको बताया, रेमिटेंसेस का जो है मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, आपकी रेमिटेंस आएगी। आप प्लास्टिक मनी के ऊपर शिफ्ट करें, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करें, आपके मतलब पाकिस्तान के अंदर इजी पैसा मौजूद है, जैज कैश मौजूद है, जो आपकी वर्चुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसको प्रमोट करें। आपकी पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पेट्रोल की मैंने बात की थी, पेट्रोल के ऊपर ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंट चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम करें। आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, आपकी व्हीकल की इंडस्ट्री मौजूद है, आप वहाँ पे क्यों नहीं उनको प्रमोट करते कि यार आप ऐसी चीज़ें हमें बना के दें जिनमें हमारा कम से कम पेट्रोल यूज़ हो। आपके पास जिन चीज़ों में खुद कफालत होगी, तरक्की आप तभी करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि कभी किसी ज़माने में जिन चीज़ों में पाकिस्तान खुद कफील होता था
आज उनमें भी खुद कफील नहीं है। उनमें भी खुद कफील है। और जब प्रोग्राम शुरू किया था मैंने एंट्रो में ये बात कही थी कि 65 की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1965 के जो लोग थे, उस दहाई के, उस डेकेड से जो लोग थे, तो वो हमसे आसान ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगरचे उनके पास इतनी सहूलियात नहीं थी, लेकिन वो खुश खुरम लोग थे और उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, मैं ये समझता हूँ कि उस दौर के एतबार से पुरसकून था। लेकिन आज हम जितनी भी सहूलियत हमें दी गई हैं, इसके साथ साथ हमारे ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात ही पैदा कर दी गई हैं। और इसी मुश्किलात के इवज़ में जो हमारे पास में अभी जो रिसेंटली मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो आज जो धरना कॉल किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से, और उसका एक ज़बरदस्त किस्म का आवाम की तरफ से उसमें मीन्स के शमूलियत इख्तियार करके गई है और आवाम तो जोक दर जोक उसमें यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और मुल्क पाकिस्तान के तौल अर्ज़ में बहुत से ऐसे लोग हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह में अपनी सियासी जो उनकी कंसर्न होते हैं उससे बाहर निकल के वो यकजहती का सबूत देते हुए वो लोग इसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं और इससे महंगाई के कंट्रोल के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। मैं तारिक राजपूत जलाल साहब की तरफ बढ़ूँगा, जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने एहतजाज किया और कि आपने ये कहा कि भाई हमारी बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसको जो ऐसा कुछ रूल्स बनाए जाएं कि इसको रिलीफ दिया जाए आवाम को। आपको जवाब मिला कि भाई हम आगे से पूछ के जो हमारे आकाएँ हैं उनसे पूछ के हम आपको बताएंगे। तो आज जो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, ये तो एक हर इंसान का, मैं ये समझता फंडामेंटल राइट है, वो धरना दे सकता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब, गुजारिश ये है कि देखें ना, गाड़ी अगर आपकी उसमें पेट्रोल अगर मैं डलवाऊंगा तो बात तो फिर मेरी मानी जाएगी ना। अब देखें, इस मुल्क के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो आपने या मैंने या इदारों ने नहीं करवाने हैं। वो इलेक्शन जब IMF कहेगा, जब अमेरिका कहेगा। आज तक ये कभी आपने तारीख के अंदर ये बात देखी है कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो किसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन के जो इंचार्ज साहब हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो पार्टी हेड्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं? कभी आपने ये देखा है? सबसे बदतरीन पोजीशन तो ये आज हमारे पाकिस्तान की इन लोगों ने बना दी। आज देखें ना, हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्राइटेरिया की, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए और फ़ख्र से कहें बाइसियत पाकिस्तानी की हमारी प्रोडक्ट है? आज आप अपने पैसे की वैल्यू देखें, आपका पैसा ज़्यादा का डिवैल्यू हो चुका है। आप अपने हमसाया ममालिक की मिसाल ले लेना, वो चाइना तक पहुंच के वो कहते हैं जी हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। वो फिर कहते हैं दुश्मन के बच्चों को पहले पढ़ा लें, क्योंकि आपके पास बिजली होगी तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना। पोजीशन ये है कि आपने अगर ये फैसला करना है कि आप आज किस मुकाम पर खड़े हैं, तो आपने ये देखना होगा कि आया आपका जो कल है वो अगर आपके आज से बेहतर है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं या बैसियत पाकिस्तानी या हमारा मुल्क जो है वो आगे गया। तो जिस तरह आपने बात की 75 साल से जो चीज़ें हमारी थी, आज तो वो चीज़ें भी हमसे दूर हो गई। वो तो आज हम खुद पैसे दे के वो चीज़ें खरीद रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि प्लानिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर आज हर पाकिस्तानी परेशान है, ज़हनी तौर पर परेशान है। अचीवमेंट तो वो अक़वाम करती हैं कि जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया, और जो वहाँ पर जिनके पास रोज़गार भी नहीं था उनको उन्होंने कहा कि हम आपको अलाउंस देंगे, आपने ये परेशानी नहीं लेनी है, आपको रोटी की परेशानी नहीं होगी, आपको बिजली की परेशानी नहीं होगी, आपको तालीम की परेशानी नहीं होगी। आपने करना क्या है? आपने ये सोचना है कि जिस मुल्क के आप शहरी हैं इसमें मजीद आपने इसको किस तरह तरक्की देनी है, किस तरह कामयाबी देनी है। हमने क्या खाक तरक्की देनी है? मुझे बताइए ना, बाहैसियत पाकिस्तानी, मैं फ़ख्र से या आप फ़ख्र से या जो मेरे यहाँ पर रिस्पेक्टेड 7 दोस्त गेस्ट बैठे हुए हैं, हम फ़ख्र से क्या चीज़ बता सकते हैं कि हमने क्या अचीवमेंट की है? हमने अचीवमेंट की है करप्शन में, हमने अचीवमेंट की है रिश्वत में। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुल्क पाकिस्तान आपको तोहफा दिया था, आपके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है अपनी ब्लेसिंग की थी। आज आपने इसके साथ क्या किया? आपने दोनों हाथों से इसको लौटा, फिर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो हमें इस गिरदाव से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? आपने अपना क्या किरदार अदा किया? अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी थी, आपने उसकी हिफाजत करनी थी, आपने उसको आगे लेकर जाना था। आज आपने यहाँ पर जो है वो रिश्वत आम कर दी। आज आपने जो गलत आदमी उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी खूबसूरत बात की बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से। आज जिस बंदे का लीगल बिजनेस है, जायज़ बिजनेस है, उसका बिजनेस करना मुश्किल हुआ है। कभी CDA वाले आ जाते हैं, कभी TMA वाले आ जाते हैं, कभी फलाने टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी फलाने टैक्स वाले आ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब जो इलीगल तरीके से जो वेज है रोजी कमाने के, वो ज़्यादा आसान है। दूसरी सूरत में जिस तरह बात की गई बिल्कुल इसी तरह ही है। देखें, बात यह है कि आज हमें कोई इनकलाब की जरूरत है, खूनी इनकलाब की जरूरत है। प्रोटेस्ट के हवाले से बात की, आज प्रोटेस्ट होगा, कल प्रोटेस्ट होगा, इसका हासिल क्या है? ऐसे केयर टेकर भी वज़ीर आज़म इस मुल्क में आए हैं जिनका आज नामो निशान भी नहीं, वो दूसरे मुल्कों में जाके याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आपके ऊपर हुकूमत करके गए हैं। आज भी ज़हनी तौर पर हम आज़ाद नहीं हुए हैं, हम ज़हनी तौर पर आज भी गुलाम है। हमारी सोच गुलामाना सोच है, गुलाम इब्ने गुलाम से इब्ने गुलाम आज हम हैं। क्योंकि जब हम आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोगों की तनख्वाह में भी हम लोगों ने इजाफा किया, अगर यहाँ पे हम लोगों ने महंगाई की है। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर आप 5
5,000 या 3,000 या 4,000 किसी की तनख्वाह में इजाफा करते हैं, तो अगर इसके एवज जो आप महंगाई कर रहे हैं 15%, 30%, आप 50 से अबाव परसेंटेज की उस एतबार से हम देखते हैं तो आप उसकी यहाँ पे महंगाई कर रहे हैं। अब एक आदमी का 5,000 रुपये उसको रिलीफ दे रहे हैं, मीन्स कि हम उसकी सैलरी में इजाफा कर रहे हैं, और साथ साथ आप उसे 15,000 के एक्स्ट्रा उससे ले रहे हैं कि भाई ये महंगाई की मद में हम आपसे ले रहे हैं। डिफरेंट किस्म के, जिस तरह शिराज साहब ने टैक्सेस गिन गिन के आप सबको बताया। यहाँ पे जो एक और तासर ये दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है। माना पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है, लेकिन उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के लिविंग स्टैंडर्ड से बहुत हाई है। उन लोगों की सैलरीज पाकिस्तान के लोगों की सैलरी से बहुत हाई हैं। लिहाजा जब वहाँ पे महंगाई होती है, इन्फ्लेशन वहाँ पे होता है, तो उनकी जो ज़बरदस्त किस्म की जो सैलरीज हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करती, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को वो अफेक्ट नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी जो यहाँ पे गरीब तबका है, जो यहाँ पे सैलरीड पर्सन है, उनकी सैलरी तो लिमिटेड किस्म की है कि भाई जब उनको सैलरी मिलती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि इस सैलरी का हम अब पूरा महीना कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेंगे। और उसमें भी एक सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये देखें, आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली जो बिल्स भेजे हैं, और अभी आप लोग डे बाई डे जो आपके पेट्रोलियम मेथनॉल की जो कीमतें आप इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो डेली बेसिस के जो एक आदमी वहाँ पे रेडी लगा रहा है, छाबा लगा रहा है, दिहाड़ीदार डेली वेजर है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी? उसके क्या बच्चे नहीं हैं? क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है? क्या वो खाता पीता नहीं है? ना आप उसको गैस दे रहे हैं, ना उसका आप पानी दे रहे हैं। एक बिजली थी तो वो भी आप उसके ऊपर एटम बम गिरा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा रहा है, गुजारिश ये है कि एक दिन इस ज़िंदगी से, इस दुनिया से हमने जाना है, छोड़ के जाना है, ये चीज़ यहाँ पे रहेंगी। तो मेरे ख्याल में जो हम नारा लगाते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, उस पाकिस्तान को ज़िंदा करना चाहिए। अभी हमने बहुत से नारे लगा लिए, लेकिन अब एक्चुअल ये जो मकाम है पाकिस्तान को ज़िंदा करना चाहिए। शिराज साहब आपसे जानना चाहेंगे, हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है पाकिस्तान का, बॉयज़ गर्ल्स, तो अब इनकी जो सोची समझी प्लानिंग के तहत यूनिवर्सिटीज़ हर साल हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स यहाँ पे फ्री करते हैं, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। वो लोग बहुत ऐसे होते हैं कि भाई वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, लेकिन हर कोई फॉरेन कंट्रीज जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उसके लिए क्या सजेशन करेंगे? जी बिल्कुल एजाज साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ये डिस्कशन स्टार्ट की है। मैं इसमें ये समझता हूँ, देखें जी, जो मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई थी ना कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसको खुद कफील होना पड़ेगा। मतलब इस पूरी डिस्कशन का लुब्बे-लुबाब एक ही है कि पाकिस्तान को खुद कफील होना पड़ेगा। पाकिस्तान को खुद कफील किस चीज़ में होना पड़ेगा? खुराक में भी होना पड़ेगा, तालीम में भी होना पड़ेगा, इंडस्ट्री में भी होना पड़ेगा, और आपको खसूसी तौर पे ई कॉमर्स में अपने आप को खुद कफील करना पड़ेगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान को ग्रो करना चाहते हैं भाईजान, आपको ज़रूरत है रेमिटेंसेस की, वो भी डॉलर्स में। डॉलर्स किस तरह से कमा सकते हैं? प्लान द थिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर काम करें, इन लाइन्स के ऊपर काम करें, इन डायरेक्शंस के ऊपर काम करें। आप ई कॉमर्स को प्रमोट करें। मैंने कहा था लो हैंगिंग फ्रूट है, ई कॉमर्स को प्रमोट करें ताकि आपका जो ब्रेन है, जो कि पढ़ा लिखा तबका है, वो बाहर नहीं जाए, उसको घर बैठ के, यहाँ पे बैठ के उसको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म मुहैया हो और वो उससे डॉलर्स में कमा सके। आज की दुनिया में आपका अमेज़ॉन है, बहुत बड़ी एग्जांपल है उसकी। अमेज़ॉन है, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसी वजह से कर रहा है कि देखिए इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में आए, डॉलर्स में आपको पैसे आएंगे, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। IT सेक्टर्स में अपने बच्चे बच्चियों को तालीम दें, IT सेक्टर्स को प्रमोट करें। आपका हमसाया मुल्क है, मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, मुझे कोई इसमें मतलब हिचकिचाहट नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों बच्चियों के लिए IT का जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, IT सेक्टर को बहुत प्रमोट किया है, टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं वहाँ पे। आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि IT से रिलेटेड है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे और टॉप के ऊपर मिलेंगे आपको। दूसरी बात, इन चीज़ों से भी हम आगे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, खुद कफील करना है। खुद कफील करें ना, आप टूरिज्म को प्रमोट करें, आपको डॉलर आएंगे। ई कॉमर्स का मैंने बता दिया, डॉलर्स आएंगे। उसके अलावा आप मजीद ये काम कर सकते हैं कि इनके लिए आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, टॉप टैलेंट के लिए मत खोलें, टेक्नोलॉजी पार्क तो खोल सकते हैं।
कोई ऐसा सेटअप तो दे सकते हैं वहाँ पे बैठ के लैपटॉप इंटरनेट के ऊपर ये अपना काम करना शुरू कर दें। इनको इतनी तो मतलब ये है कि कोई ना कोई कोर्सेज, इस तरह की कोई चीज़ें, कोई स्किल्स इनको सिखाई जा सकती है। ये आपके पाकिस्तान के लिए भी अच्छा, और अगर यही टैलेंट बाहर जाएगा तो वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जाके पाकिस्तान का नाम एक चीज़ मैं यहाँ पे माजरत के साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपने अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई तो बढ़ती है। आप कहते हैं जी सैलरीज बढ़ा दी है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल सैलरीज बढ़ती हैं जी, साल में एक दफा बढ़ती हैं। और कितनी बढ़ती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3%, 4%, 5% बढ़ जाती हैं। अगर मैं मिसाल भी दूं, अगर 4,000 भी किसी की बढ़ जाती है साल में, तो क्या एक साल के अंदर 4,000 रुपए की महंगाई होती है? महंगाई होती है आपकी हर दिन के हिसाब से। जो बाहर के लोग हैं जो इस वक्त फॉरेन में हैं, उनसे भी अगर कंपैरिजन कर लें, जी बिल्कुल महंगाई है वहाँ पे, आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। वहाँ पे महंगाई है तो उनकी सैलरीज भी उस हिसाब से है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ भी है जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके ऊपर पॉइंट जो है ना, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर कोई आपका बेरोज़गार हो जाता है, उसको अलाउंस मिलता है, उसको बाकायदा राशन मिलता है, उसको रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह दी जाती है, उसके पास खाना नहीं है, खाना दिया जाता है। पाकिस्तान में ये होता है? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। शानदार बात आपने की, और ये वो तमाम मैयर से जो फ़र्क शहजाद साहब ने एक 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 करके गिन गिन के आपको बताए। अब यहाँ पे जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आवाम उनको एक सजेशन भी दे रहे हैं। आप लोग जो आपके साथ मशीरान होते हैं, जिनको आप लाखों में पे करते हैं, अगर आप इनकी लग्जरीज़ को देखें, इनकी लाइफ को देखें, जो वहाँ पे रिटायर्ड होते हैं उनको उससे बढ़ के नवाजा जाता है। उनकी पेंशन के मद में उनको फ्यूलिंग फ्री होती है, उनको टेलीफोन फ्री होता है, उनको एकोमोडेशन फ्री होती है। पूरी लाइफ जब तक वो ज़िंदा रहते हैं आप उनको एकोमोडेट करते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए अपना खून पसीना एक किया, उन लोगों की ज़िंदगी अपने अजीरन बना के रख दी है। उन लोगों के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उन लोगों के लिए आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि जिसके तहत आप उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड करें, उनके लिए आसानी पैदा कर सके। यही बात है कि पाकिस्तान हमारा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों नहीं तरक्की कर सकता? क्योंकि हम सोचते ही नहीं, हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं। एक प्लानिंग हमारे पास होती है, वही प्लानिंग होती है कि किस तरह हम इस मुल्क को लौटें, किस तरह इस मुल्क से पैसे लें, और इस मुल्क से किस तरह लोगों को तंग करके, लोगों के जेबों से पैसे लेके और आप फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पे चले जाएं, ताकि वहाँ पे हमारा पूछने वाला ना हो। और जब वहाँ पे कोई हमसे पूछे, हम उनको ये बता दें कि भाई मैं तो अभी इंग्लैंड में आया हूँ, मैं पाकिस्तान की यहाँ पे बात नहीं करता। ये हमारे लिए शर्म का मकाम होना चाहिए। और हम तमाम आवाम को, यही वो लोग हैं जिनके चेहरे आप अच्छी तरह देख लें, जब ये वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे, आपकी तकदीर बदलने का ये लोग कहेंगे कि हम आपकी तकदीर बदल जाएंगे, हम आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की राह में लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके ये जुमले हम क्यों भूल जाते हैं? कसूर यहाँ पर हमारा भी होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम यार मैं ये कहूँगा अपने इस पूरे प्लेटफॉर्म की जानिब से, ऐसे चेहरों को आप हमेशा याद रखें, आवाम याद रखें, और ऐसे नुमाइंदगान की आप सिलेक्शन करें जो आपके लिए बात करे, आपके हुकूक के लिए बात करे। जनाब, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का वक्त खत्म हो जाता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब फ़र्क शिराज साहब का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, शानदार अंदाज से आपने मुदल्लल अंदाज से गुफ्तगू की, इकानमी के भी आपने डिस्कशन की, और साथ साथ आपने महंगाई के ऊपर बातचीत की, बिज़नेस की प्रोडक्शन के अतबार से आपने ज़बरदस्त अंदाज से दलाइल दिए, और सबसे बढ़ के आपने एक पूरा मैकेनिज्म अपने गवर्नमेंट को समझा दिया कि महंगाई को ख़त्म करने के लिए मैयत काम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ जनाब तारक राजपूत जलाल साहब, ज़बरदस्त अंदाज से आपने तजिज़िया किया, और आपने इस चीज़ के सामने रखा कि जो अल्लाह ताला ने मसाइल दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को मादनियात दिए हुए हैं, जो वसाइल दिए हुए हैं, अब इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी इसी के साथ इजाज़त बशीर को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।